हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है आकांक्ष आत्रे और आज हम अपना क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया है उसका फर्दर प्रोसीड करेंगे। इससे पहले भी मैं इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था और आपका जो प्रीवियस वीडियो थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जिसमें मैंने आपको जो आपकी नेशनलिज्म की फीलिंग है यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उससे रिलेटेड उसके बारे में बताया था कि उसके क्या क्या सर्कमस्टांसेस इंडिया में बने। इंपॉर्टेंट वीडियो थी, अगर आपके समझ में नहीं आता है टॉपिक तो अभी भी देख लेना। चलिए मैं चलता हूँ उस कंकाल के साथ डांस करने, आपसे मिलूंगा बाद में। पिकनिक के लिए भी मुझे जाना है फिर बाद में, ठीक है, बाय बाय। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो थी इसमें हमने द फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जो खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इन दो टॉपिकों के बारे में जो आंदोलन थे इसके बारे में आपको यहाँ पर नहीं बताया था। चैप्टर में आगे इन दोनों को हम डिटेल में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की क्या क्या हमारे ऊपर इंडिया में, क्योंकि इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी, कॉलोनीज, नेशनलिज्म, नेशन स्टेट, इन सभी का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे से दोनों वीडियोस में बताया हुआ है। नेशनलिज्म एक तरह से एक आपकी फीलिंग है, आपके देश के प्रति आपका प्राउड है, आपके राष्ट्र के प्रति आपकी भक्ति है, और या फिर किसी जाति, सामाजिक या फिर रिलीजन के आधार पर किसी राष्ट्र का एक तरह से इंडिपेंडेंट होने का निर्माण करना, उसको भी आप नेशनलिज्म कह सकते हो। नेशनलिज्म की कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है, यहाँ मैं बता दूँ। नेशनलिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है। उसके बाद हमने नेशन स्टेट भी पढ़ा था। कॉलोनीज का मतलब कोई गुलाम देश या फिर गुलाम शहर या फिर कंट्री, किसी दूसरी कंट्री के, जो कि हम थे, इंडिया था, वियतनाम था और साउथ अफ्रीका और बहुत सारी कंट्रीज के एग्जाम्पल मैंने आप सभी को दिए थे। जैसे कि नेशन स्टेट का भी एग्जाम्पल दिया था। नेशन स्टेट मतलब किसी भी कल्चर और एक ग्रुप का कल्चर, रिलीजन का अलग तरीके से निर्माण होना, इंडिपेंडेंट होना, क्योंकि पहले के समय में राजा ही शासन करते थे, उनकी सीमाएं निश्चित नहीं होती थी, क्योंकि जिस सीमा पर कब्जा करते थे, मतलब जिस किसी भी सीमा पर उन्होंने कब्जा कर लिया, यानी किसी के क्षेत्र में घुस गए या किसी के राज्य में कब्जा कर लिया तो उनका अधिक हो जाता था। लेकिन इंडिपेंडेंट होने के बाद एक कल्चर के ग्रुप बेस्ड पर, एक रिलीजन या ग्रुप पे बेस्ड पर एक स्टेट बनाया जाता है, जिसे यहाँ पर नेशन स्टेट कहा गया है। ये सब बातें तो हमने फर्स्ट वीडियो में की थी। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसके क्या क्या इम्पैक्ट जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी उस पर पड़ा, क्योंकि जो ब्रिटिश थे यानी ब्रिटेन था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार कर रहा था, हम इंडिया ने नहीं किया था फर्स्ट वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो चला था आपका वो चला था 1914 से 1918 तक, सेंट्रल पावर और एलाइड पावर्स के बीच में, ये भी मैंने आपको बताया था। जहाँ पर सेंट्रल पावर्स कौन कौन थी, ऑस्ट्रेलिया, हंगेरी, जर्मनी। एलाइड पावर्स कौन सी थी, ब्रिटेन, फ्रांस और भी कंट्रीज थी। सेंट्रल पावर्स थी ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हंगेरी, और एलाइड पावर्स थी ब्रिटेन या फ्रांस या एक दो कंट्रीज और भी थी। उन सभी के बीच में जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो हुआ था। तो ब्रिटिशर्स के अब जो ब्रिटेन है वो लड़ रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो उसके पास अगर आप युद्ध लड़ते हो तो आपके पास हथियारों की कमी हो जाएगी, या फिर आपको डिफेंस अपना बनाने के लिए कुछ खर्च करना पड़ेगा, जिस वजह से उसने जो अपनी कॉलोनी थी उन पर टैक्सेस बढ़ाया। पहला काम क्या किया था, टैक्सेस बढ़ाए थे। मैं आपको पिछली जो वीडियो थी उसको रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि उसको समझे बगैर आगे आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जो टैक्स इंट्रोड्यूस कराया था उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उनसे उनकी डिमांड भी पूरी नहीं हुई। ऐसे टैक्स इंट्रोड्यूस कराने के बाद जो कॉलोनीज थी जैसे कि इंडिया पर, उसमें 1913 से 1918 के बीच में जो खाद्य पदार्थ के प्राइस थे, जो हमारे जीवन में डेली की नीड की चीज़ें होती हैं, उनके प्राइस इस पीरियड के दौरान तकरीबन दुगने हो गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब वो युद्ध के लिए जा रहा है तो उसको सैनिक भी चाहिए होंगे, तो उसने फोर्स रिक्रूटमेंट कराया, यानी कि जबरन भर्ती कराई। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, हमारे यहाँ पर इंडिया में एक फ्लू फैल गया, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया, यानी कि एक महामारी फैल गई। उसके बाद भी हम लोगों ने, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं हमने होप की, यानी उम्मीद लगाई कि जब ये सब कुछ खत्म होगा तो शायद हमारी जो स्थिति है, हमारी दिक्कतें, हमारी तकलीफें, हमारी मजबूरियाँ हैं, शायद वो इस युद्ध के साथ साथ समाप्त हो जाए। लेकिन बट दैट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हुआ, जैसा हमने सोचा वैसा नहीं हुआ। उसके बाद हम मुसीबत में थे, क्योंकि इंडिया कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की, ब्रिटेन की। उसके बाद क्या होता है, हम मुसीबत में निकालने के लिए, आप सभी तो जानते हो हिंदी मूवीज़ को देखकर, कि हमें मुसीबत से निकालने के लिए हम मूवी में किसकी एंट्री होती है, एक सुपर हीरो की। तो ये जो हमारा मूवी है, मैं इस चैप्टर को मूवी बोलता हूँ कि स्टोरी है, तो आपको भी ऐसे खूब अपना मन बनाकर पढ़िए, बड़ा मजा आएगा, ऐसे स्टिकर भी बोरिंग नहीं लगेगी आपको। तो जो हमारी ये चैप्टर था इसमें एक नए हीरो की एंट्री होने जा रही है, जो कि हमने लास्ट में पढ़ा था। वो हीरो हमारे कौन थे, आप सभी जानते ही हो, वो हीरो हमारे थे मोहनदास करमचंद गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी जी। अब उनकी एंट्री यहाँ पर होगी, क्योंकि हम मुसीबत में थे, अब हम हमें मुसीबत से कौन निकालेंगे, महात्मा गांधी जी। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, सत्याग्रह। तो बस इंट्रोडक्शन काफ़ी बड़ा हो गया है शायद,
इंट्रोडक्शन नहीं था, रिवीजन था। एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, साथ में पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल को मुंह में मत डालना। और आज हम अपना जो आपका टॉपिक है द सत्याग्रह, उसका एक आइडिया यानी वो इंडिया में कैसे आया, महात्मा गांधी जी से कैसे लेकर आए, उसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। पेंसिल ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए। तो मैंने शायद इंट्रोडक्शन थोड़ा सा स्पीड में बोल दिया है। आप चाहें, क्योंकि हमने ये सब पढ़ लिया है इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दिया, आप चाहे तो थोड़ा वीडियो की स्पीड कम कर इसको देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब अपना टॉपिक धीरे धीरे शुरू करते हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब, देखिए सत्याग्रह जो टर्म है आप इससे थोड़ा मतलब समझ गए होंगे, लेकिन सत्याग्रह अभी हम इस पैरा में पढ़ेंगे ना, वहाँ पर इसका मतलब डिटेल में आएगा। वैसे मैं आपको बता दूँ, सत्य मतलब, सत्याग्रह को आप 2 शब्दों में तोड़कर पढ़िए। पहला सत्य और दूसरा आग्रह। आप अगर एग्जाम में आता है ना सत्याग्रह, सोचेंगे ये क्या था, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर लेना, कुछ 1-2 पॉइंट तो वहाँ पर जरूर बना दोगे आप, ठीक है ना। और ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, यहाँ से आपके एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे 10th बोर्ड में। इस टॉपिक से रिलेटेड ये बात भी बता दो कि जो शॉर्ट नोट्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये सभी इंट्रोडक्शन मुझे देना ही पड़ता है। अगर आपको लग रहा कि थोड़ा तेज हो गया हो तो आप थोड़ी वीडियो को स्पीड कम कर देख सकते हो, ठीक है ना। सत्याग्रह यानी सत्य मतलब तो ट्रूथ, और आग्रह का मतलब आप समझते ही हो, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। पहली लाइन ऐसी शुरू हुई है, शायद आपको पता हो। महात्मा गांधी 1915 में जनवरी में 1915 में भारत लौटते हैं। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। एज यू नो, he had come from South Africa where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह। होता क्या है, महात्मा गांधी जी 1893 में, अगर आप गूगल पर सर्च करने जाओगे तो शायद 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए थे। उन्हें कुछ लॉ रिलेटेड पढ़ाई करनी थी वहाँ पर, शायद उन्हें किसी का केस लड़ना था, तो इसलिए 1893 में साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर होता क्या है, वो 1915 में जनवरी में भारत तो लौटते ही हैं, लेकिन वो वहाँ पर कुछ आंदोलन चलाते हैं साउथ अफ्रीका में, जो कि उनकी शुरुआत थी किसकी? सत्याग्रह की। किसके खिलाफ? रेसिस्ट रिजिम, यानी आप सभी तो जानती हो साउथ अफ्रीका में रंगभेद था, काफ़ी फेमस स्टोरी है। उस रंगभेद यानी वाइट और ब्लैक के कलर्स के बीच में वहाँ पर थोड़ा भेद किया जाता था। और आप सभी तो जानते होंगे कि इनको ट्रेन से इसी कारण से बाहर एक तरह से ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था, क्योंकि ये ब्लैक थे शायद। तो इस वजह से वहाँ पर इन्होंने क्या किया, वहाँ पर इन्होंने एक आंदोलन छेड़ा, नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। वहाँ पर इन्होंने एक तरह से जनसमूह का एक आंदोलन बनाया, विच ही कॉल्ड सत्याग्रह, जिस आंदोलन का उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह। वही इसी आइडिया को लेकर ये जनवरी 1915 में भारत लौटते हैं, क्योंकि यहाँ के हालात भी उस समय पर ठीक नहीं थे। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। सत्याग्रह का मतलब मैंने आपको बताया था कि आप 2 शब्दों में तोड़कर इसको पढ़ेंगे। उन 2 शब्दों का मतलब है, पहले सत्य का मतलब तो आप समझ गए होंगे, ट्रूथ। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज, यानी जो सत्याग्रह है, ये विचार सत्याग्रह का किस पर जोर देता है? ये 2 ताकतों पर जोर देता है। पहली सच्चाई की ताकत, और दूसरी एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, और दूसरी सच के लिए, सच्चाई के लिए अपने चीज़ों को खोजना, यानी इसकी ज़रूरत को रखना, उसकी ताकत, ठीक है। अगर सत्याग्रह का मतलब आता है ना, तो पहली लाइन आपको एग्जाम में यही छाप देनी है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। सच्चाई के लिए और सच्चाई की खोज के लिए एक तरह से लड़ना, ठीक है ना। आप इसको जरूर अंडरलाइन कीजिए, और मैं इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा ही। अब आगे क्या होता है? इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू। इट सजेस्टेड मतलब कि जो सत्याग्रह है आपका ये आंदोलन, ये क्या बताता है हमें? इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर आपका जो कारण है वो सच्चाई के लिए है, यानी आप जो लड़ रहे हो वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, और अगर आपका संघर्ष है वो इनजस्टिस यानी अन्याय के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ओप्रेसर। देन फिर उसके बाद आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपकी जो फिजिकल, यानी आप फिजिकल तरीके से अपने हथियारों से लड़े, या फिर वो जरूरी नहीं है। फिर आप जो अत्याचारी है उस पर सच्चाई के, अपने सच्चाई के जो वेपन है आप उसके साथ ही लड़ सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जिम में जाकर बॉडी बनाकर बॉडी बिल्डर बने और तब जाकर उससे लड़े, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी जी कोई बॉडी बिल्डर तो नहीं थे। उन्होंने बताया कि आप अपना हक आप सच्चाई के लिए पा सकते हो, या फिर अन्याय के खिलाफ लड़कर पा सकते हो, बिना किसी अत्याचारी से लड़कर, उस फिजिकल फोर्स के साथ लड़कर, ऐसा करने के बजाय, ठीक है। अब होता क्या है? विदाउट सीकिंग वेनिगेंस और बीइंग एग्रेसिव, असत्याग्रही
वेंगेनेंस कौन होता है? एक तरह से बदला। अगर आप किसी बिना बदले की भावना से एग्रेसिव होकर, बिना अग्रेसिव हुए, बिना गुस्से में आए, असत्याग्रही यानी एक पर्सन जो सत्याग्रही को फॉलो कर, यानी सत्याग्रह को फॉलो करता है, उसको सत्याग्रही यहाँ पर कहा गया है। कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, वो अपना बैटल यानी एक तरह से अपना जो उसका हक है, यानी वो आंदोलन कर रहा है जिस भी कारण से, वो जीत सकता है। किसकी वजह से? नॉन वायलेंस यानी अहिंसा से। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू कंसाइंस ऑफ द ओप्रेसर। कंसाइंस मतलब, कंसाइंस का मतलब एक तरह से होता है, अगर आप एक तरह से भावना आप समझ सकते हो, अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ ओप्रेसर। ओप्रेसर का मतलब अत्याचारी, यानी जो भी दुष्कर्म कर रहा है, आप पर अत्याचार कर रहा है, आप उसके खिलाफ अपील कर जीत सकते हो, यानी उसकी जो अंतरात्मा है उसके बदलाव कर भी जीत सकते हो। उसके मन को बदल कर, उसकी आत्मा का परिवर्तन कर अत्याचारी की आप उसको जीत सकते हो अहिंसा से, ठीक है ना। पीपल इंक्लूडिंग द ओप्रेसर्स, यानी जो लोग, यानी एक तरह से जो अत्याचारी लोग थे, हैड टू परसुएडेड टू सी द ट्रूथ, उन सभी को हमें परसुएड करना चाहिए, यानी सच्चाई की राह पर चलाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, सच्चाई उनके सामने रखनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ, ना कि उन्हें जबरदस्ती सच्चाई को एक्सेप्ट कराने के लिए, मतलब उन्हें फोर्स ना करे, सच्चाई एक्सेप्ट करे, उन्हें तथ्य देकर, उन्हें तर्क देकर, उन्हें सच्चाई दिखाकर उन्हें परसुएड करे, एक्सेप्ट थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, यानी कि जबरदस्ती उसको हिंसा कर उसके साथ सच्चाई मनवाने की जरूरत नहीं है। आप उसके सामने तर्क रखकर, वितर्क रखकर, यानी कि सच्चाई उसको दिखाकर आप उसको परसुएड कर सकते हो, यानी उसका एक तरह से बुराई से परिवर्तन कर सकते हो अच्छाई में। समझ गए ना। अब आगे क्या होता है? बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रियम्फ। ट्रियम्फ का क्या मतलब होता है? एक तरह से जीत। अगर आप ऐसे संघर्ष करते हो, यानी अहिंसा पर चलकर संघर्ष करते हो सच्चाई के लिए, तो वो आपको एक तरह से अल्टीमेटली जीत दिलाने में सक्षम हो जाएगा, यानी आप निश्चय ही अपने उद्देश्य में जीत पा लोगे। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, और जो महात्मा गांधी जी है उनका एक तरह से मानना था कि अगर हम नॉन वायलेंस के धर्म पर चले, यानी अहिंसा के धर्म पर चलेंगे, अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे, तो कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, तो ये सभी, ये एक तरह से जो धर्म है, ये इस धर्म से पूरे जो भारत के लोग हैं आपस में एक तरह से आपस में एक होता है ना, एक बंधन से, धागे से बंध जाएंगे। वो बंधन हो या डोर, वो कौन से, वो डोर कौन सी होगी? वो डोर होगी अहिंसा के धर्म की, ठीक है ना। अब आगे क्या होता है? आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, भारत में जब वे आए, गांधी जी आने के बाद, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। उन्होंने कहीं एक दो जगह ये मूवमेंट नहीं चलाए, उन्होंने बहुत जगह पर सत्याग्रह के आंदोलन चलाए। उनमें से कुछ मेन है यहाँ पर जो आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं। इन 1916 ही ट्रेवल टू चंपारण। इन 1916, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आप ये चंपारण की आपके इसके बाद में आपकी मैप एक्सरसाइज भी करेंगे हम, जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा एग्जाम में, क्योंकि मैप के बारे में पूछा जाता है। चंपारण बिहार का एक छोटा गांव है जहां पर इंडिगो प्लांटेशंस होती थी। आपके ये चंपारण बिहार है ना, इससे रिलेटेड एक पूरा चैप्टर आपके 12th लिटरेचर में, यानी इंग्लिश की बुक में, आप जब 12th क्लास में पहुंचोगे वहाँ पर आप ये पूरा एक डिटेल में पढ़ेंगे चंपारण बिहार, यानी जो सत्याग्रह है वो वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने बिहार में कैसे लगाया। मैं आपको फिर भी इसका एक शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ 12th की, आपको वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है मतलब जाएंगे तो आप वहाँ तक, लेकिन आपको अभी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा आपको भी। तो इन 1916 ही ट्रेवल टू चंपारण बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। वो बिहार में जाते हैं चंपारण गांव में सत्याग्रह करने के लिए। किसके लिए? वहाँ के जो पीजेंट्स हैं, यानी जो किसान हैं, उन सभी को प्रेरणा देने के लिए, टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। चलिए मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी की चंपारण से रिलेटेड बताता हूँ। महात्मा गांधी जी जब आते हैं साउथ अफ्रीका से 1915 में, तो ये कांग्रेस को ज्वाइन कर एक कमेटी में, यानी एक सम्मेलन चल रहा था, सेमिनार चल रहा था। वहाँ पर जो पीजेंट की बात की गई है, एक वहाँ पर पीजेंट थे चंपारण में, वो इलिटरेट थे, यानी कि इतने पढ़े लिखे नहीं थे। उनका नाम है यहाँ पर, अगर आपको मैं बताऊँ, एक आपके शॉर्ट स्टोरी के लिए मैं बता रहा हूँ, आपके फीलिंग के लिए बता रहा हूँ, यानी फील आ जाए जिससे आपको पढ़ने में, अगर आप चाहे तो इसके एग्जाम में भी लिख सकते हैं, 100% ही सही है, क्योंकि आप 12th क्लास में लिटरेचर में तो पढ़ोगे इसको। राजकुमार शुक्ला एक पीजेंट थे वहाँ पर चंपारण में, जो कि अपने जो ऊपर अत्याचार हो रहा था ब्रिटिशर्स उन पर कर रहे थे इंडिगो प्लांटेशन के लिए। इंडिगो क्या होता है? इंडिगो वहाँ पर एक नील होता है, नील यानी नील की खेती उस समय पर की जाती थी। तो वहाँ पर जो आपके ब्रिटिशर्स थे, वो जो लैंड ओनर्स थे, यानी छोटे जो किसान थे, उनके 15% उनसे रेंट लेते थे, यानी एक तरह से टैक्स वसूलते थे, यानी जितनी भी वो खेती करते थे उससे 15% पर।
उसके बाद क्या होता है, इंडिगो एक ऐसी क्रॉप होती है जो कि अगर कहीं पर एक बार उगा दी जाती है तो उस फसल की यानी जो मिट्टी होती है सोइल उसको एक तरह से किसी दूसरी क्रॉप उगाने के लायक नहीं छोड़ती। तो सेम उसी तरीके से जो पीजेंट थे वो ब्रिटिशर्स फिर क्या करते हैं, फिर जो जर्मनी ना वो कहते था कि इनको कि हमने सिंथेटिक इंडिगो बना लिए, यानी हमने अब मशीन मेड एक तरह से आर्टिफिशियल इंडिगो डेवलप कर लिए, अब आपको खेती से इंडिगो करने की जरूरत नहीं है। अब होता क्या है, वो अपनी इंडिगो की जो वहाँ से फसल लेते थे किसानों से वो उन्होंने लेनी बंद कर दी, और वो बेचारे किसान ना इधर के रहे ना उधर के, क्योंकि जो उनकी खेती थी यानी खेत की लिए ज़मीन थी वो तो एक तरह से ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उस पर वो कोई और सी फसल नहीं उगा सकते थे। तो इस वजह से अब ब्रिटिशर्स क्या कहते थे, 15% की जगह जो एग्रीमेंट उन्होंने तय किया था किसानों से, उसकी जगह वो क्या करते हैं, उनसे वो कंपनसेशन लेने की कोशिश करते हैं। कुछ छोटे किसान थे जो मान भी जाते हैं, लेकिन राजकुमार शुक्ला उनमें से एक थे जो नहीं मानते, और वे फिर क्या करते हैं, वो गांधी जी से आकर मिलते हैं। फिर गांधी जी चंपारण बिहार में जाते हैं, वो भी इनके बहुत राजकुमार जो शुक्ला थे वो पीजेंट थे, उनके बहुत आग्रह करने के बाद वहाँ पर जाकर वे पूरा आंदोलन करते हैं और फिर कोर्ट तक जाते हैं, वहाँ पर बहुत कुछ होता है। तब जाकर जो ब्रिटिशर्स है वो वहाँ पर जो भी वहाँ पर रिजल्ट होता है उस पर वो डिसाइड करते हैं। ये तो वहाँ पर चंपारण की स्टोरी थी, एग्जाम्पल दिया है कहाँ पर सत्याग्रह इन्होंने किया था। आगे क्या हुआ, फिर 1917 में 1917 में ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। सेम इस तरीके से खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, जहाँ पर एक आप चोरा चोरी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे या फिर आएंगे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के टॉपिक पर भी, इस पर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। वहाँ पर भी उन्होंने सत्याग्रह अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलर, वहाँ पर जहाँ पर क्रॉप की जो खेती थी यानी वो नष्ट हो चुकी थी उस वजह से, जिसके कारण वहाँ पर एक महामारी फैली, प्लेग एपिडेमिक। द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू वो जो जिस कारण उनकी फसल खराब हो गई थी, जिस वजह से वहाँ पे प्लेग महामारी फैली, और उसकी वजह से वो रेवेन्यू जो थी वो नहीं दे पाए, एक तरह से रेंट टैक्स नहीं दे पाए, एंड वर डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड, और वे चाहते थे कि हमारा इस बार का जो रेवेन्यू यानी जैसे आप टैक्स समझिए सीधी सीधी वो माफ़ करते, लेकिन शायद ऐसा नहीं होता है। इन 1918 महात्मा गांधी जी वेंट टू अहमदाबाद ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमंग कॉटन मिल वर्कर्स, और फिर वे अहमदाबाद भी जाते हैं जहाँ पर सत्याग्रह करते हैं, किन के लिए, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। तो ये तो आपका पूरा सत्याग्रह से रिलेटेड आपका आज के बारे में। तो बस इतना ही कहूँगा कि आप इसको एक बार खुद से 5 मिनट रिवाइज कर लीजिए, जो भी इसके शॉर्ट नोट्स होंगे कोई की रिविजन के लिए जो आपके एग्जाम के समय काम आएंगे वो मैं आपको जरूर डेफिनेटली मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप अभी जाइए डायरेक्ट देखिए, आपको उसकी अपनी नोटबुक जो कि मैं आपको कहता हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए वहाँ पर उसको लिखिए। जितना मैंने पूरा एफर्ट आपको इस टॉपिक में बताने के लिए दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, पूरा डिटेल में आपको बताया है, ठीक है ना। तो अगर आपके लिए कोई भी डाउट अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आए हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्रीवियस वीडियो के लिंक भी वहीं पर मिल जाएंगे, आप खुद से पढ़िए, नहीं समझ में आता तो वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप इसकी रिवाइज करते रहिए, मैं मिलूंगा से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, आपके जो बोर्ड में ही नहीं, आपके जो होम बोर्ड के एग्जाम होंगे, मिड टर्म होंगे या फिर प्री बोर्ड होंगे, उन सभी में पूछा जाता है। चलिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, ऑल द बेस्ट।